Good morning, students. I hope everybody is fine. Let's start. We were going through chapter number 4, business services. Last topic हम लोग बात कर रहे थे, that was insurance. आज जो अपन डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. ये टॉपिक समझ में आ गया मतलब ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से कवर हो गया. जितना अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. फर्स्ट प्रिंसिपल इज अटमोस्ट गुड फेथ. utmost good faith. What do you mean by principles of insurance? Principles of insurance are basic, we can say that, principles on which the contract of insurance is laid down. जो contract of insurance जिन क्राइटेरियाज पे, जिन कंडीशंस पे बनता है, वही क्या है हमारे लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है. पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ. ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबी मेयर फिडे. एक वर्ड दे रखा है यूबी मेयर फिडे, दैट मीन्स गुड फेथ. देयर मस्ट बी अ गुड फेथ बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. जो इंश्योरर और इंश्योर्ड है उसके बीच में एक गुड फेथ होना जरूरी है. देयर मस्ट बी अ गुड फेथ बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. गुड फेथ बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मीन्स व्हाट? It is the duty of insured to declare all material fact about subject matter. जिस चीज का वो इंश्योरेंस करवा रहा है उस चीज के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए. What we are discussing about principle of utmost good faith, that says that there must be a good faith between insurer and insured. Means it is the duty of insured to disclose all material fact of subject matter. Subject matter मतलब मैं जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ उस चीज़ के सारी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है मुझे बतानी है. मान लो मैंने मेरी फायर का इंश्योरेंस करवाया, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ बिल्डिंग का पक्का कंस्ट्रक्शन है, कच्चा है, आरसीसी वाली छत है या पट्टियों वाली है, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट डिस्क्लोजर. जैसे एक आदमी अपना लाइफ इंश्योरेंस भी कराता है तो लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है आर यू ए स्मोकर और ए ड्रिंकर, आर यू हैविंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम, ताकि आगे जाकर पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो. सेम वे इट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू डिस्क्लोज ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी. जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पहले डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. आपको मतलब जो बीमा कर रहा है यानी इंश्योरेंस कंपनी की भी ड्यूटी है. अपन क्या बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. देयर शुड बी ए गुड फेथ, देयर शुड बी ए ट्रस्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. अगर इंश्योर्ड की ड्यूटी है कि उसको सारी चीज़ें बतानी है तो सेम वे इंश्योरेंस कंपनी की भी ड्यूटी है कि जो भी पॉलिसी है उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? क्लियर है क्या पहला प्रिंसिपल? सेकेंड अपन बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. Insurable interest. To have some pecuniary interest in the subject matter. Insurable interest बहुत अच्छे से समझना बेटा. बीमा वही करवा सकता है जिसका उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो. मीन्स कि अगर उस चीज़ को नुकसान होगा, डैमेज होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा तो ही मैं उसका बीमा करवा सकता हूँ. ये क्यों रखा गया? मान लो एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी का बीमा करवाया 1 करोड़ का और जाके उसे खड्डे में फेंक दिया. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मर भी गया तो मुझे तो कोई ज़्यादा नुकसान होना नहीं है. तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि इंश्योरेंस वो ही करवा सकता है जिसका उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो. मीन्स द इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट दैट थिंग. आपका वो इंटरेस्ट
कि आपको उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर उसको नुकसान होगा, अगर वो डैमेज हुई तो उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, तो वो उसका मतलब उस चीज़ में मेरा क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मेरी बाइक है, चोरी हो गई, गुम गई, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे नुकसान होगा, तो उस बाइक का इंश्योरेंस सिर्फ मैं करवा सकता हूँ, आप नहीं करवा सकते। वापस समझना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, means the interest to protect that thing, because if any damage or loss is caused to subject matter you will suffer directly financially। कि भैया अगर उस चीज़ को कुछ भी नुकसान होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, मुझे नुकसान होगा, इसका मतलब मुझे मेरा उस चीज़ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और तभी मैं उसका बीमा करवा सकता हूँ। इज इट क्लियर? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, टू हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, आपका हित होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में। थर्ड वन इज इंडैमनिटी। व्हाट डज दिस इंडैमनिटी मीन्स बेटा? इंडैमनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडैमनिटी मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट which are not made for earning any kind of profit. The insurance contract are made to safeguard, to protect. इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी फ़ायदे के लिए नहीं किए जाते हैं, वो किए जाते हैं कि आपके नुकसान जो है उसको फुलफिल किया जा सके। अब इंडैमनिटी क्या कहता है बेटा? द इंश्योरेंस कंपनी will bring you back in the same condition you would be if loss have not occurred। मीन्स मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस चौराहे पे लाके छोड़ देंगे? नहीं, मतलब कि 5,000 की मेरी बाइक की वैल्यू है, 500 रुपये का उसमें एक्सीडेंट से डैमेज हो गया, मैंने 5,000 का बीमा करवाया था, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे 5,000 नहीं देगी, मेरा नुकसान जो हुआ है 500 रुपये का उतना ही मिलेगा। मीन्स the insurance contract are not contract of earning any profit, they are contract in which your loss will be paid to you। आपका जितना नुकसान हुआ है वो ही आपको मिलेगा। you does not have any right to recover more than your actual loss amount। अब कोई फ्रॉड करे वो दूसरी बात है, बट एक्चुअली इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडैमनिटी है। बट दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में किसी पर्सन की, क्योंकि इंडैमनिटी प्रिंसिपल वहीं लागू होगा जहाँ पे लॉस क्या हो, मेजरेबल हो, मगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में लॉस मेजरेबल नहीं होता है, किसी आदमी की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे इंडैमनिटी नहीं है। वहाँ पे तो आपने जितना इंश्योरेंस करवाया उतना पूरा मिलता है अगर डेथ हो गई तो वापस समझना, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी मीन्स व्हाट, कि इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू फॉर ओनली योर एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। You cannot earn any kind of profit from insurance contract. Is it clear? Fourth principle is proximate cause. Means what? The loss or damage can be caused due to the various reason. फैक्ट्री है मेरी, मान लो आग से भी नुकसान हो सकता है, अर्थक्वेक से भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, ठीक है, मैंने आग का बीमा करवा रखा है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है और चोरी हो गई, विल इंश्योरेंस कंपनी विल पे टू मी फॉर माई डैमेज? नो। प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स व्हाट, कि इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली फॉर दोज लॉसेज विच आर कॉज्ड ड्यू टू द रीजन मेंशन इन द पॉलिसी। जो एक्चुअल रीजन है लॉस का, अगर वो रीजन आपने कवर्ड किया हुआ है पॉलिसी में, तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। समझो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था फायर का, ठीक है, आग लगी फैक्ट्री में, आग से नुकसान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा लोग बाग सामान चोरी करके ले गए फ़ायदा उठाते हुए आग का,
तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी क्या? मेरे डैमेज या लॉस का मेन कारण क्या है? चोरी, ना कि फायर। तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे फॉर इट। तो प्रॉक्सिमेट कॉज दैट सेज व्हाट, कि इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली फॉर दोज लॉसेस और डैमेजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द रीजन मेंशन इन द पॉलिसी। आपने जिस चीज़ के लिए पॉलिसी ली है, बीमा करवाया है, अगर उससे डैमेज हुआ है तो ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज पे नहीं करेगी। दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉज। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या है बेटा? It is like putting your foot into other shoes. It is like putting your foot into other shoes. अपने आप को दूसरे की जगह रखना। मान लो मैंने मेरी बाइक का इंश्योरेंस करवाया था 30,000 वैल्यू का, कुछ समय बाद चोरी हो गई। इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, उन्होंने कहा ठीक है। 2 महीने बाद उन्होंने पैसा दे दिया। जैसे ही उन्होंने पैसा दिया, 15 दिन बाद वो बाइक मिल गई। तो वो बाइक किसकी, मेरी है या इंश्योरेंस कंपनी की है? अगर मैं कहता हूँ मेरी है तो मुझे तो डबल फ़ायदा मिल गया। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब्रोगेशन क्या कहता है? एज सून एज क्लेम इज सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, एज सून एज क्लेम इज सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी मीन्स आपका जो नुकसान हुआ है, जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने उस नुकसान के लिए आपको पे कर दिया है, नाउ ऑल राइट रिलेटेड टू दैट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, उसके बाद उस चीज़ से रिलेटेड जो भी राइट है वो किसके पास चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। बाइक मिल गई तो नाउ दैट बाइक बिलोंग्स टू इंश्योरेंस कंपनी, नॉट टू मी, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी हैज़ ऑलरेडी पेड द डैमेज टू मी। एंड दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। आदमी मर गया तो क्या डेड बॉडी ले जाएगी क्या इंश्योरेंस कंपनी? नहीं ना। तो सब्रोगेशन मतलब कि अगर आपका नुकसान हुआ, नुकसान का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया, आफ्टर दैट जिस चीज़ का नुकसान हुआ था, जिसका पेमेंट आपको किया गया है, दैट थिंग्स, उस थिंग से रिलेटेड जो भी राइट है, दैट राइट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। वापस समझना, सब्रोगेशन क्या कहता है बेटा? एज सून एज claim is settled by insurance company, all rights related to that subject matter transfer to the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपका पैसा दे दिया, उस पैसे को देने के बाद उस चीज़ से रिलेटेड जो भी राइट है वो किसके पास चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा बेटा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। नाउ वो चीज़ किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन मीन्स होता है टू रिड्यूस। मिटिगेट करना मतलब होता है कम करना। मिटिगेशन मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट बी केयरलेस जस्ट बिकॉज यू हैव इंश्योरेंस। यू मस्ट टेक केयर द सब्जेक्ट मैटर in the same sense a normal person will. If loss or damage is caused due to your negligence, your carelessness, and it is proved, then insurance company can deny. Insurance company can deny. They can refuse your claim. क्या कहना चाह रहा है बेटा मिटिगेशन? कि आपको जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ। बाइक का इंश्योरेंस करवा लिया, मर्जी आए जहाँ चाबी लगा के सड़क के बीच में छोड़ दिया कि हमारा तो इंश्योरेंस है, नुकसान होगा तो मिल जाएगा। नहीं। इफ लॉस इज कॉज्ड ड्यू टू योर केयरलेसनेस, योर नेग्लिजेंस, एंड इट इज प्रूव्ड, देन इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई द क्लेम। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? आपने इंश्योरेंस करवा लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ। आपको उस चीज़ का वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसा आप रखते अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होता। ठीक है, इंश्योरेंस करवा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि लापरवाह हो जाओ। इसका मतलब ये है कि भैया हाँ नुकसान होगा तो मिल जाएगा,
बट इसका ये मतलब नहीं है कि लापरवाह हो जाओ, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव कर दे कि भैया नुकसान का कारण आपकी लापरवाही है, देन दे कैन रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। लास्ट वन इज contribution. This principle is also not applicable in life insurance. Contribution. In case of double insurance, if one insurance company had paid you the claim, then that insurance company has right to recover the amount from other insurance company. क्या कहना चाह रहे हैं, वापस सुनना. According to this principle, if you have double insurance of the things, you can take the claim amount only from one company, and when you have taken the claim from one company, that company has the right to recover the amount from other insurance company. एक चीज़ का आपने एक से ज़्यादा बीमा करवा लिया, मैंने बाइक का 2 इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करा लिया, घूम गई, दोनों जगह से 30-30 हज़ार मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे. अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर उनको कैसे पता लगेगा? When you ask for the claim, when you file for the claim, you have to submit the original document. और original document एक ही होते हैं. RC हो गया आपके, ठीक है, गाड़ी के जो कागज़ हैं वो एक ही होंगे ओरिजिनल. तो जब भी वो क्लेम देते हैं तो आपसे ओरिजिनल कागज़ मांगते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है बेटा कि इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस यू कैन टेक द क्लेम only from one insurance company, and you have recovered, if you have recovered the amount from one company, you seize your right to receive the amount from another company. आपने एक कंपनी से पैसा ले लिया तो अब आपके पास ये राइट नहीं है कि आप दूसरी कंपनी से भी पैसा ले लो. If you have recovered the amount from one company, you cannot take the claim from another company. Basically ये contribution principle काम आता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि अगर आपने उनसे पैसा ले लिया, उनको पता लगा कि आपने एक जगह से और पैसा इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये राइट है कि वो उस कंपनी से भी पैसा ले, क्योंकि आपने उसको भी प्रीमियम दिया है. तो वो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भैया नुकसान मैं अकेला क्यों उठाऊँ, तुमने भी तो प्रीमियम लिया है, तो जिस प्रपोर्शन में आपने प्रीमियम लाया उसी में आपको फिर अमाउंट भी शेयर करना पड़ेगा. किसको शेयर करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी. तो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल सेज व्हाट कि इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस यू कैन नॉट टेक क्लेम फ्रॉम मोर देन वन कंपनी, एंड इफ यू हैव टेकन द क्लेम फ्रॉम वन कंपनी, दैट कंपनी हैज़ द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द अनदर कंपनी. इज इट क्लियर? तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. सबसे क्रूशल टॉपिक है इस चैप्टर का. अटमोस्ट गुड फेथ, that says what कि there should be a good faith between insurer and insured. जो बीमा करवा रहा है और बीमा कर रहा है उनके बीच में अच्छा विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना. दोनों को जो भी चीज़ है उसके बारे में क्लियर बता देना चाहिए. सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन बाय ओनली दोज पर्सन विच हैव ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर. मीन्स वॉट? दे मस्ट हैव द इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द थिंग, not in damaging the things. Indemnity. Insurance company will pay only for your actual amount of loss. You cannot earn any kind of profit from insurance. Proximate cause. Loss के कारण कई हो सकते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी उन्हीं लॉस का पैसा देगी जिसका कारण वो है जिसके लिए आपने बीमा करवाया था. नेक्स्ट इज सब्रोगेशन. Putting your foot into other shoes. That means what? कि once the claim is settled, once the amount is paid to insured, after that all right related to that subject matter transfer to the insurance company. Next is mitigation. You have to take care of the things. You cannot be careless just because you have insurance. Is it clear? Next is what? Contribution. In case of double insurance, the insurance company, you have the right to recover the amount from one company only. If you have recovered the amount from one company, you cannot recover the more amount from another company. Basically this principle is from insurance company कि उसको पता लग गया आपका और इंश्योरेंस था तो वो दूसरी कंपनी से अपना हिस्सा ले सकती. Is it clear? तो this complete our topic of insurance.
वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस सर्विसेज, जिसमें फर्स्ट अपन ने क्या लिया था बेटा, याद है सबको, वेयर हाउसिंग। दूसरा अपन ने लिया बेटा बैंकिंग। थर्ड हो गया इंश्योरेंस। एक अपने लिए बेटा छोटा सा टॉपिक गिवन है ट्रांसपोर्ट। इसमें एक ही 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ, ये वैसे एज इट इज़ अपन फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ा था अपन ने। ट्रांसपोर्ट इज ए क्रूशियल सर्विस विच हेल्प इन bringing the raw material to the production plant and finished goods to the consumer. ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको प्लांट तक लेकर आना और फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये काम किसका है बेटा, ट्रांसपोर्ट का है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिंपली मीन्स मूविंग ऑफ गुड्स एंड मटीरियल रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, and transportation removes the hindrance of place by making the goods available to the consumer. Is it clear? In next video we will discuss about the communication services and we will complete the chapter. If you have any doubt, send me the query on my WhatsApp number. It is given in description. ठीक है? Thank you everybody.